शहर की रोटी, गांव की सब्जी। कमलेश जैसे ही घर में आया, उसकी भाभी उससे बोली, अरे आओ देवर जी, बस मैंने खाना लगा ही दिया है, चलो सब लोग एक साथ खाना खा लेते हैं। ठीक है भाभी, वैसे आपने खाने में क्या बनाया है? अरे कमलेश भैया, आज आपके भैया खेतों से ताजी ताजी लौकी तोड़ कर लेकर आए थे, तो बस मैंने उसी की सब्जी बना दी। भाभी, आपने तो ये लौकी तोरी टिंडे खिला खिलाकर मेरी जिंदगी खराब कर रखी है। मेरा दोस्त विनीत बता रहा था कि शहर में ब्रेड, जैम, पिज्जा, बर्गर ये सब खाने को मिलता है, ये लौकी टिंडे तोरे ही नहीं। कमलेश की बात सुनकर उसका बड़ा भाई नीलेश बोला, अरे कमलेश, शहर वालों को समय नहीं रहता और वहाँ पर ताजी सब्जियां मिलती भी नहीं है, इसीलिए वो लोग रोटी और हरी सब्जियां बनाकर खा ही नहीं पाते, बल्कि उन्हें तो ब्रेड जैसी प्रिजर्वेटिव वाली चीजों पर डिपेंड रहना पड़ता है। लेकिन हम गांव वाले तो हरी सब्जियां और ताजी रोटी खा सकते हैं। रहने दो भैया, ये सब तो बस लुभावनी बातें हैं। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, शहर की जिंदगी बहुत ही शानदार होती है। मेरा दोस्त नयन और उसकी वाइफ नीता वहां रहते हैं और दोनों ही वहां जॉब करते हैं। वो हमेशा मुझे बताता है कि शहर की जिंदगी गांव की जिंदगी से बहुत अच्छी होती है। ना ही वहां कच्ची सड़कें होती हैं, ना ही गोबर की गंदी बदबू होती है, ना ही गाय होती है और ना ही इस तरह का बोरिंग खाना होता है। मैं तो ये बोरिंग खाना खा खाकर थक चुका हूँ, मन ही नहीं करता ये खाना खाने का। काश मैं भी शहर जाकर उनकी तरह अच्छा अच्छा खाना खा सकता। देवर जी, दूर के ढोल हमेशा सुहाने ही लगते हैं हमें। बाहर जो अच्छा दिखता है हमें वही अच्छा लगने लगता है, लेकिन असल में उसकी क्या सच्चाई होती है ये सिर्फ उन्हें पता है जो उन दूर से गुजर रहा होता है। तेरी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है, दूर का ढोल हमेशा सुहाना लगता है। ऐसा कुछ नहीं है माँ। अच्छा छोड़ इन बातों को, ये बता, तू इतनी बार कहता है कि तुझे तेरा दोस्त शहर ले जाएगा, तो एक बार शहर जाकर देख क्यों नहीं लेता? हो सकता है तुझे शहर जम जाए तो हम भी तेरे पीछे पीछे वहां आ जाएंगे। हाँ माँ, उसने कहा है कि इस बार जब वो लोग आएंगे तो मुझे भी साथ ले जाएंगे। कमलेश इस बात से बहुत खुश था कि उसका दोस्त कुछ दिनों बाद उसे यहाँ से ले जाएगा। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। एक दिन उसका दोस्त नयन वहाँ आता है, तब कमलेश कहता है, नयन, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था, इस बार तू आया तो मुझे शहर लेकर चलना। तेरी तरह मैं भी वहाँ नौकरी करूंगा और शहर में ही रहूंगा। हाँ कमलेश, मैं तुझे लेने ही गाँव आया हूँ, अपनी तैयारी कर ले और मेरे साथ चल। कमलेश ने खुशी खुशी तैयारी की, अपना सामान पैक किया और नयन के साथ शहर की तरफ निकल पड़ा। जल्दी ही वो लोग शहर पहुंच गए। नयन जैसे ही कमलेश के साथ घर पर आया तो नयन की वाइफ नीता बहुत खुश हो गई। थोड़ी बहुत बातें हुई, फिर नीता बोली, नयन, आज मैं ऑफिस से लेट हो गई थी तो मैंने बाहर से खाना पैक करवा लिया। खाने में ब्रेड है और पनीर की सब्जी, चलो खाना खा लेते हैं। सभी लोग खाना खाने बैठते हैं। कमलेश भी ब्रेड और पनीर खाता है और कहता है, अरे वाह, ब्रेड और पनीर खाकर तो मजा ही आ गया, वरना गांव में तो रोटी और हरी सब्जी खाने को मिलती है। वो तो ठीक है कमलेश, मैं कह रहा था कि हम दोनों तेरे लिए काम ढूंढते हैं, तब तक तू घर में रहते हुए अकेले बोर हो जाएगा। इसीलिए हमारे बच्चों का स्कूल पास ही है, तू उन्हें स्कूल छोड़ देना। हाँ कमलेश भैया, और काम वाली बाई ने पिछले कुछ दिनों से छुट्टी ले ली है, तो हम दोनों मिलकर ही काम करते हैं। मैं ऑफिस से आऊंगी तो देर हो जाएगी, इसलिए आप ही झाड़ू वगैरह लगाकर खाना बना लेना। कोई बात नहीं भाभी, आप लोग मेरे लिए कितना कर रहे हैं। मुझे गांव से लेकर आए, मुझे अपने घर में रखा और मेरे लिए नौकरी भी ढूंढेंगे, तो 2-4 दिन में आपके घर का काम तो कर ही सकता हूँ। नयन और नीता ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों तो यही चाहते थे कि कमलेश उनके घर का सारा काम कर दे। और अगले दिन से यही हुआ। नीता और नयन अपनी नौकरी पर जाते और कमलेश घर का सारा काम करता। शाम को जब नीता और नयन घर आते तो कमलेश उन दोनों को खाना भी खिलाता और उनके बच्चों को स्कूल लाना ले जाना भी करता। एक दिन कमलेश बोला, नयन भाई, नीता भाभी मुझे शहर आए काफी दिन हो गए, आप लोगों ने बताया नहीं कि मेरे लिए कोई नौकरी मिली या नहीं। अब तो मुझे भी यूं इस तरह घर में रहना अच्छा नहीं लगता। हाँ कमलेश, मैंने तुम्हारे लिए एक जगह बात कर ली है, मैं तुम्हें कल बताता हूँ, क्योंकि जहाँ मैंने बात करी है उन्होंने मुझे कल का ही समय दिया। इतना बोलकर अब सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद नयन अपने रूम में लैपटॉप पर काम कर रहा था, तभी नीता आई और बोली, नयन, हम कमलेश को कब तक टालते रहेंगे? उसे कहीं ना कहीं तो काम पर लगाना होगा, वरना वो समझ जाएगा कि हम उसे केवल अपने घर का काम करने के लिए गांव से लेकर आए। हाँ नीता, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं कल से इससे कबाड़ के काम पर लगा दूंगा। थोड़े दिनों काम करने के बाद वो खुद ही समझ जाएगा शहर में उसके लिए कोई काम नहीं है और चुपचाप हमारे यहाँ नौकर बनकर पड़ा रहेगा। गाँव की जिंदगी तो उसे पसंद आती नहीं है, उसे रहना शहर में ही है। नीता ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन नयन कमलेश को एक कबाड़ वाले के पास काम पर लगा देता है। कमलेश ये देखकर कहता है, लेकिन नयन, तुमने तो मुझे कोई अच्छी नौकरी दिलाने के लिए कहा था, अब क्या मैं इस कबाड़ में काम करूं? देख कमलेश, तू ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है और हमेशा नौकरी पढ़े लिखे लोगों को मिलती है।
तेरे लिए तो शहर में यही काम मिलेगा बस। नयन ऐसा कहकर चला जाता है। अब कमलेश उस कबाड़ में काम करने लगता है। वो कबाड़ को छांटकर अलग अलग कर रहा था, तभी उस कबाड़ का मालिक आया और सभी को देखने लगा। जैसे ही उसने कमलेश का काम देखा तो वो डांटते हुए बोला, ये क्या, इस तरह काम कौन करता है? ठीक तरह से कबाड़ को चुनो, प्लास्टिक अलग करो, लोहा अलग करो और ये पन्नी अलग रखो। मालिक कमलेश को डांट कर वहाँ से चला गया। कमलेश को अपनी बहुत बेइज्जती महसूस हुई। वो मन ही मन सोचने लगा, गांव में तो सभी लोग मेरी बहुत इज्जत करते थे, कोई मुझे इतनी नीची नजरों से नहीं देखता था और वहाँ इस तरह के काम भी नहीं करने पड़ते थे। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं शहर आकर फंस गया हूँ। शहर की रोटी खाने के चक्कर में मैं अपने गांव को पीछे छोड़ आया। अरे शहर की रोटी से तो अच्छा मेरे गांव की सब्जी थी, कम से कम वहाँ इज्जत से तो खा रहा था। कमलेश ने सारा दिन काम किया और शाम को जब वो नयन के घर पहुंचा तो उसे बहुत भूख लगी थी। वो नयन से बोला, आज तो मैं काम करके बहुत थक गया, मुझे बहुत भूख लगी है, सब्जी रोटी खिला दो। देख कमलेश, तुझे तो पता है कि मैं और नीता दोनों जॉब में है, इसीलिए खाना बनाने का समय नहीं रहता। तो हम रास्ते से आलू गोभी की सब्जी ले आए और साथ में ब्रेड भी ले आए। तो ऐसा करते हैं कि वही खा लेते हैं और कल से जब तू अपने काम से वापस आए तो खाना बनाकर रख। अब कमलेश ने जैसे तैसे वो खाना खा लिया। सभी लोग अपने अपने कमरे में आराम करने लगे। रात को कमलेश को याद आया कि उसे नयन से कुछ बात करनी है। वो नयन के कमरे की तरफ बढ़ा। जैसे उसने दरवाजा खटखटाने के लिए हाथ बढ़ाया तभी उसे कुछ सुनाई दिया। देखो नयन, अगर तुम्हारा दोस्त हमारे घर का झाड़ू पोछा नहीं लगाएगा और खाना नहीं बनाएगा तो मैं उसे यहाँ क्यों रखूंगी? धीरे बोल नीता, कहीं वो सुन न ले, वरना हमारा फ्री का नौकर चला जाएगा। उससे सब करवा लूंगा, तुम थोड़ा सब्र तो रखो। इसका मतलब नयन और उसकी पत्नी मुझे यहाँ इसीलिए नहीं लाए कि वो मुझे अच्छी नौकरी दिलवा सके, बल्कि इसलिए लाए क्योंकि वो मुझे अपने घर में नौकर बनाना चाहते थे। अब कमलेश सब समझ चुका था। उसे शहर की रोटी और गांव की सब्जी की सच्चाई पता चल चुकी थी। अगले दिन कमलेश अपने दोस्त और उसकी पत्नी से विदा लेता है और खुशी खुशी अपने गांव लौट आता है। और इस बार गांव पहुंचकर उसे अपना गांव बहुत अच्छा लगता है और वो जीवन भर इस गांव में रहने का प्रण लेता है। रोशनी के हाथ के गोलगप्पे बहुत टेस्टी होते थे। इसका कारण था गोलगप्पे का पानी, जो रोशनी बहुत ही स्वादिष्ट, तीखा और चटपटा बनाती थी। रोशनी के हाथों के गोलगप्पे उसके दोस्त और रिश्तेदारों में बहुत मशहूर थे। रोशनी की शादी के लिए उसके माता पिता लड़का देख रहे थे, पर वो बहुत गरीब थे। इस वजह से रोशनी की शादी अभी तक नहीं हुई थी। जहाँ भी रोशनी की शादी की बात चलती, लड़के वाले गरीब घर देखकर शादी के लिए मना कर देते। रोशनी, एक काम करो, तुम आज चटपटा तीखा गोलगप्पे का पानी बना लेना। लड़के वाले जो देखने आ रहे हैं उन्हें मैंने बताया कि तुम बहुत बढ़िया टेस्टी गोलगप्पे बनाती हो, और खासकर गोलगप्पे का पानी। बुआ जी, क्या फायदा होगा? पिछले 6 महीने से मैंने जो भी लड़के वाले मुझे देखने आए उनके लिए गोलगप्पे का पानी तैयार किया, बढ़िया से गोलगप्पे खिलाए, पर क्या हुआ? लड़के वालों ने दबाकर गोलगप्पे खाए, डकार लिए और गरीब कहकर निकल गए। मैं थक गई हूँ बुआ जी, मुझे कोई लड़का वड़का नहीं देखना। देख रही हो भाभी, भैया बाजार से नाश्ते का सामान ले आए हैं और ये यहाँ नाटक कर रही है। एक तो इसके लिए लड़का ढूंढो, ऊपर से इसके नखरे खत्म नहीं होते। इतने अच्छे घर का लड़का है जो आज आ रहा है, खूब पैसे वाले हैं लड़के वाले। रोशनी, बुआ की बात मान ले, जा रसोई में गोलगप्पे बना ले। रोशनी रसोई में गई तो उसकी माँ भी पीछे पीछे चली गई। मम्मी, आपको पता है बुआ जी भी सिर्फ मेरे हाथ के गोलगप्पे का पानी पीने के लिए यहाँ आती हैं। उन्हें तो बहाना चाहिए लड़का दिखाने का, क्योंकि उन्हें गोलगप्पे और उसका पानी जो मिल जाता है, इसके अलावा उन्हें मेरी चिंता ही क्या है। धीरे बोल रोशनी, तेरी बुआ साथ वाले कमरे में ही है। रोशनी अब लड़के देखते देखते थक गई थी। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। आप सबको पता है हमारी रोशनी गोलगप्पे बहुत ही बढ़िया बनाती है। गोलगप्पे का पानी पीकर देखो, मजा आ जाएगा। बाजार के गोलगप्पे भी फेल हैं। लाओ बेटी, खिलाओ हमें भी अपने हाथ के गोलगप्पे। मुझे तो खट्टे गोलगप्पे पसंद हैं। पानी तीखा और खट्टा होना चाहिए। लड़का देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं था। रोशनी के साथ तो दूर दूर तक उसका कोई जोड़ नहीं था। फिर भी बुआ लड़के की तारीफों के पुल बांधे जा रही थी। अच्छा, तो आपका बेटा जिस कंपनी में नौकरी करता है, इसका 15 लाख का पैकेज है। बहुत बढ़िया बेटा, तुम्हें रोशनी से अकेले में बात करनी है तो कर सकते हो, गोलगप्पे वहीं खा लेना। अब क्या ही बात करनी होगी बहन जी, जो भी बात करनी है अब घर जाकर ही करेंगे। मैं आपको फोन पर बता दूंगी जो भी फैसला होगा। रोशनी बेटा, गोलगप्पे का थोड़ा पानी मिलेगा? वो सुरेश की बहन है ना, उसे गोलगप्पे बहुत पसंद है। हाँ हाँ, क्यों नहीं बहन जी। रोशनी बिटिया जा, थोड़े गोलगप्पे और उसका पानी बांध दे। रोशनी ने लड़के वालों को गोलगप्पे और उसका पानी पैक करके दे दिया। उनके जाने के बाद बुआ तो 7वें आसमान पर चढ़ गई। लड़के की माँ ने खुद मुँह से रोशनी से गोलगप्पे और उसका पानी पैक करवाया है। अब उन्हें रोशनी पसंद ना होती तो क्या वो ऐसे मांगते? बिल्कुल नहीं। मुझे तो 100% यकीन हो गया है कि ये रिश्ता पक्का होकर रहेगा। रोशनी, वो जो गोलगप्पे का पानी पड़ा है जरा मुझे गिलास में दे दे, बड़ा स्वाद बनाया था आज तूने।
रोशनी अपनी बुआ को देख रही थी कि बात करते हुए भी उनका ध्यान गोलगप्पे की पानी की तरफ है। अगले दिन लड़के की माँ ने रिश्ते के लिए मना कर दिया। मैंने कहा था रोशनी, गोलगप्पे के पानी में मिर्चें कम डालना, पर तुमने ज्यादा डाल दी। इसी वजह से लड़के वालों ने रिश्ता मना किया है। कमला दीदी कैसी बातें कर रही हो? उन्होंने इस वजह से रोशनी को मना नहीं किया है कि वो तीखे गोलगप्पे बनाती है। ये आप गलत कह रहे हो। लड़के वालों ने हमारी आर्थिक स्थिति को देखते हुए ही रिश्ते के लिए मना किया है। मैं कल ही समझ गई थी जब लड़के की माँ ने मुझसे पूछा था कि हम शादी में कितना लगाएंगे और कार वगैरह देंगे या नहीं। मैंने तो बोल दिया था अपनी हैसियत के हिसाब से ही खर्च करेंगे शादी में। छोड़ो न मम्मी, अब मना कर दिया तो उनकी मर्जी, हम उन्हें कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। शादी के लिए मैं उन्हें पसंद नहीं आई, बस कहानी खत्म। रोशनी ने थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए ये बात कही थी। एक दिन रोशनी अपनी सहेली सीमा से मिलने गई हुई थी। उस समय सीमा की मौसी सुशीला भी घर आई हुई थी। मौसी जी, आपको पता है रोशनी बहुत टेस्टी गोलगप्पे बनाती है। इसने घर पर बनाए होंगे, वही मुझे और मम्मी को खिलाने के लिए लाई थी। हाँ दीदी, रोशनी बहुत टेस्टी गोलगप्पे का पानी बनाती है। कई बार रोशनी ने हमें अपने हाथों के बनाए हुए गोलगप्पे खिलाए हैं। फिर तो मैं जरूर खाऊंगी बिटिया तुम्हारे हाथों के गोलगप्पे। जी आंटी जी जरूर। चल तू मेरे साथ रसोई में चल। सीमा रोशनी के साथ रसोई में चली जाती है। सीमा की मम्मी रोशनी के बारे में अपनी बड़ी बहन को बताने लगती हैं। बहुत अच्छी है बेचारी नेचर की रोशनी, पर इसकी किस्मत बहुत खराब है। सीमा का तो बहुत मन था कि उसके साथ साथ उसकी सहेली रोशनी की भी शादी हो जाए, पर बेचारी की शादी नहीं हो रही। लड़के वाले देखने तो बहुत आते हैं, पर सारे गोलगप्पे और उसके पानी के चटकारे लेकर चले जाते हैं। मैं कुछ समझी नहीं। सीमा की मम्मी अपनी बहन को रोशनी के बारे में सब कुछ बताती है। रोशनी के बारे में जानकर सीमा की मौसी को बहुत दुख होता है। कुछ देर बाद सीमा और रोशनी गोलगप्पे ले आती हैं। रोशनी, तुमने गोलगप्पे का पानी बहुत स्वादिष्ट बनाया है। सचमुच तुम्हारी तारीफ झूठी नहीं है। तुम तो बहुत ही बढ़िया गोलगप्पे बनाती हो, मन खुश हो गया। तभी सीमा का मौसेरा भाई शिखर अपनी मम्मी को लेने के लिए आ जाता है। ये लो, शिखर भैया भी आ गए। शिखर भैया आओ, आपको भी रोशनी के हाथों के बनाए हुए गोलगप्पे खिलाती हो। सीमा, शिखर रोशनी को नहीं जानता है, पहले उसे रोशनी से मिलवा तो दे। शिखर भैया, ये मेरी सहेली है रोशनी। शिखर और रोशनी में हाय हेलो हुआ और उसके बाद शिखर ने भी रोशनी के हाथ के बनाए हुए गोलगप्पे खाए। उसने भी रोशनी के हाथों के गोलगप्पे की बहुत तारीफ की। रोशनी, तुमने पानी बहुत टेस्टी बनाया है। थैंक यू। रोशनी को पता भी नहीं था कि उस दिन उसने जो गोलगप्पे सीमा की मौसी और उनके बेटे को खिलाए हैं, उसके तो वो इतने दीवाने हो गए कि सीमा की मौसी ने रिश्ता ही भेज दिया। मैं बहुत खुश हूँ रोशनी, अब तुम मेरी भाभी बनोगी। शिखर भैया ने तुम्हें पसंद किया है। मौसी जी भी तुम्हें मिलकर बहुत खुश हुई थी। उन्होंने तो तुम्हें उसी दिन अपनी बहू मान लिया था। मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा है सीमा, ये सब सच हो रहा है। मेरी शादी हो रही है, वरना मैं तो आस ही छोड़ चुकी थी कि मेरी भी शादी होगी। सब बहुत खुश थे। रोशनी को शिखर जैसा बहुत अच्छा लड़का और सीमा की मौसी के परिवार जैसा इतना बढ़िया पैसे वाला अमीर और अच्छा परिवार मिल गया। खूब धूमधाम के साथ रोशनी की शादी होती है और वो अपनी ससुराल पहुंचती है। ससुराल में रोशनी की पहली रसोई थी। रोशनी, मेरा मतलब है रोशनी भाभी, तुम्हारी आज पहली रसोई है। मौसी जी कह रही हैं कि तुम हलवा तो बना ही रही हो, पर साथ में सबके लिए अपने हाथों के वही टेस्टी से गोलगप्पे और चटपटा तीखा पानी जरूर बनाना, क्योंकि बाहर से ऑर्डर आए बहू के हाथ के गोलगप्पे के पानी पीने का। हाँ मैं बनाती हूँ, पर सीमा तुम यहीं रहना मेरे साथ। हाँ मैं तो रहूंगी, पर साथ में कोई और भी है। तभी शिखर भी आ जाता है। रोशनी, टेंशन मत लो, मैं तब तक यहीं खड़ा रहूंगा जब तक तुम गोलगप्पे नहीं बना लेती। ये लो, भैया तो तुम्हारे इतने दीवाने हो गए कि तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहते। फिर मेरी क्या जरूरत है, मैं तो कबाब में हड्डी बन रही हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सीमा। सुनिए, आप बाहर जाइए, सब लोग क्या कहेंगे। क्या कहेंगे, अपनी बीवी के साथ खड़ा हूँ। तभी शिखर की मम्मी आ जाती है। रोशनी बहू, गोलगप्पे का पानी तैयार हुआ क्या? शिखर, तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, वो मैं पानी पीने आया था मम्मी। सीमा और रोशनी शिखर को देखकर धीमी हंसी हंसने लगी। शिखर चुपचाप बाहर चला गया। वो एक खुशी का माहौल था। हंसी खुशी के बीच रोशनी ने सबके लिए गोलगप्पे बनाए। सबको नई बहू के हाथ के बने गोलगप्पे और पानी बहुत पसंद आया और सभी ने बहू के हाथ के गोलगप्पे और उसके पानी की बहुत तारीफ की। आज रोशनी की आंखों में खुशी के आंसू थे। जिस प्रशंसा की पात्र बनने के बारे में वो अक्सर सोचा करती थी, आज उसी प्रशंसा की वो पात्र बनी थी।